Namaskar. I welcome all the learners of CLIS program in this session. Today we are going to discuss about categories of information sources. In this session, we are going to discuss about different categories, different types of information sources along with their examples. This discussion is based upon our course number 3, BLI I-013, unit number 1 and 2. After this session, you will be able to know about different kind of information sources, to identify different kind of reference sources and learn about their examples also. So, talking about what are information sources. The sources from where we get information are called information sources, like documents, humans, institutions, mass media. This means from any source where we get information. It may be document, it may be a person, it may be an institution, or it may be any kind of media. The source which is providing information to us is known as information source. कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से भी हमें सूचना मिले, वो कुछ भी हो सकता है, एक प्रलेख हो सकता है, एक मानव हो सकता है, एक संस्थान हो सकता है या जनसंचार का कोई माध्यम हो सकता है। कोई भी सोर्स या स्रोत जो हमें सूचना प्रदान कर रहा है, उसको हम इंफॉर्मेशन सोर्स की श्रेणी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा इन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को अलग अलग तरह से विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अगर हम कंटेंट के आधार पर बात करें तो हम अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, टर्शियरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। Primary information sources are those information sources which report information for the first time. वो sources जिनमें की कोई नवीन या शोध आधारित सूचना सर्वप्रथम प्रकाशित हो रही है, उन sources को primary sources कहा जाता है। Secondary sources, these sources are derived from primary sources. Primary sources में जो information दी गई है, उनको कंपाइल करके हम सेकेंडरी सोर्सेज में प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से टर्शियरी सोर्सेज, दीज आर ड्राइव फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। जैसे कि सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज पर आधारित हैं, उसी तरह से जो हमारे टर्शियरी सोर्सेज हैं, उसमें दोनों तरह के सोर्सेज अर्थात प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके प्रस्तुत किया जाता है। हम हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज को डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, इनका जो ये विभाजन है वो इनकी रिकॉर्डिंग या पब्लिशिंग के आधार पर किया गया है। वो सोर्सेज जो कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म में रिकॉर्डेड हैं, उन सोर्सेज को हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की कैटेगरी में रखते हैं, और वो सोर्सेज जो कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं हैं, उनको नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जो हमारे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, ये पब्लिश हो सकते हैं, प्रिंटेड हो सकते हैं या फिर वेब बेस्ड रिसोर्सेज हो सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं, इसमें से लेक्चर्स आ सकते हैं, टॉक्स आ सकती हैं, और हमारे जो स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब हम इन सोर्सेज को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स जो हमारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज के हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, ब्रॉडली हम इनको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन और
नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, ऑल रिकॉर्डेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन irrespective of their contents and form come under documentary sources. These may be published or unpublished in print or in electronic form. These may be books, periodicals, magazines and others. तो हमारे जो सोर्सेज, जो किसी भी प्रकार से रिकॉर्डेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, उनको हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज कहते हैं। ये पब्लिश्ड भी हो सकते हैं और ये अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो सकते हैं। ये बुक्स के फॉर्म में हो सकते हैं, पीरियोडिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं या मैगजीन्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की। ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हम इनको ब्रॉडली फिर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कंटेंट के आधार पर हमारे जो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो जाते हैं। अगर हम इनको फॉर्म के आधार पर विभाजित करें तो ये पेपर बेस्ड हो सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, प्रिंट बेस्ड, या फिर अदर मीडिया में। अदर मीडिया में ये ऑप्टिकल मीडियम में हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हो सकते हैं या डिजिटल मीडियम में हो सकते हैं। तो किसी भी मीडियम में तो हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो कंटेंट के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो जाएंगे और फॉर्म के आधार पर ये पेपर बेस्ड या अदर मीडिया बेस्ड हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर दो सोर्सेज विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी फॉर्म। किसी फॉर्मेट में इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। इनमें हमारे ह्यूमंस आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ सकती हैं और मास मीडिया का वो हिस्सा जिसको हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं रखते हैं, वो भी नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आता है। हमारे जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में हमारे एक्सपर्ट्स भी आ सकते हैं जो अपने आप में एक सूचना का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन मैन भी हैं जिनके पास कई तरह की ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, वो भी हमारे ह्यूमन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसमें हमारी R&D ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी बहुत सारी सूचना को जनरेट करती हैं। तो उस सूचना के बारे में हमें सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से पता चल सकता है। इसलिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी सूचना स्रोतों की श्रेणी में रखा जाता है। मास मीडिया, बहुत सी जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो मीडिया जनरेट करता है, मीडिया के माध्यम से हमें डिसेमिनेट भी की जाती है। तो इस तरह की सूचना हमें सिर्फ मीडिया के माध्यम से मिल सकती है, इसलिए मास मीडिया को भी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज की श्रेणी में रखा जाता है। आप ये डायग्राम देखेंगे, इसमें इस कैटेगराइजेशन को बहुत ही अच्छी से दर्शाया गया है। बेसिकली दो कैटेगरीज हो गई, पहला डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्री जो सोर्सेज हैं हमारे वो दो आधार पर विभाजित होते हैं, कंटेंट के आधार पर या फॉर्म के आधार पर। कंटेंट के आधार पर आप इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में विभाजित कर सकते हैं और फॉर्म के आधार पर आप इनको पेपर बेस्ड या अदर मीडिया में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकार हो गया वो है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में ह्यूमंस भी आ सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकते हैं, मास मीडिया भी आ सकता है, हमारा इंटरनेट भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स है। तो अब हम पहला इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो है हमारा डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज जिसका हमने विभाजन किया था कंटेंट के आधार पर, और उस कंटेंट के आधार पर जो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं वो हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्सेज अभी मैंने आपको बताया, प्राइमरी सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच कंटेन ओरिजिनल मटेरियल दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड, रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब कोई भी नई चीज़ प्रकाशित हो रही है तो वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में ही पब्लिश की जाएगी। ये जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं: प्राइमरी पीरियोडिकल्स,
टेक्निकल रिपोर्ट्स, थीसिस एंड डिसर्टेशंस, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी पीरियोडिकल्स, ये जनरली हमारे जर्नल्स या रिसर्च पीरियोडिकल्स होते हैं, जिसमें जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं या जो रिसर्च पेपर हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें शोध से संबंधित जानकारी प्रथम बार प्रकाशित होती है, इसलिए इन पीरियोडिकल्स को या जर्नल्स को प्राइमरी पीरियोडिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा हमारी जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं ये भी शोध पर ही आधारित होती हैं। इसमें किसी टेक्निक के बारे में या रिसर्च के बारे में डिटेल्ड में एक इंफॉर्मेशन प्रदान की जाती है। इसके अलावा हमारे थीसिस एंड डिसर्टेशन, थीसिस जो हम पीएचडी में थीसिस लिखते हैं, या डिसर्टेशन जो डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डिसर्टेशन लिखा जाता है, या जो एमफिल है उसमें जो डिसर्टेशन लिखा जाता है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी शोध पर आधारित होते हैं, किसी ना किसी रिसर्च पर बेस्ड होते हैं। इसलिए थीसिस एंड डिसर्टेशन को भी हम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस पेपर्स, कॉन्फ्रेंस में जो पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं उनको कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं ये भी किसी रिसर्चर की रिसर्च पर ही बेस्ड होते हैं। रिसर्चर अपना जो रिसर्च का आउटपुट है वो इन कॉन्फ्रेंस पेपर्स के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करता है। इसलिए जो ये कॉन्फ्रेंस पेपर्स हैं वो भी हम प्राइमरी सोर्सेज की कैटेगरी में ही रखते हैं। इसके अलावा पेटेंट, ये कोई भी रिसर्च की जाती है, कोई ऐसी खोज की जाती है जिसको जो हमारा रिसर्चर है वो अपने नाम से पेटेंट कराता है, तो उस पेटेंट को भी हम प्राइमरी कैटेगरी में ही रखते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मानक कहा जाता है। इसमें स्टैंडर्ड्स के साथ साथ स्पेसिफिकेशंस भी आते हैं, जिसमें हम किसी चीज़ के जो मानक हैं वो निर्धारित करते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा प्रदान भी किए जाते हैं या डिफरेंट जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं या निश्चित किए जाते हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स के माध्यम से भी हमें कई सारी तरह की प्राइमरी सूचना प्राप्त होती है। तो जनरली जो मैंने आपको ये कैटेगरीज बताई, ये एग्जाम्पल्स बताए, इन सारे के माध्यम से हमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। इसके बाद हम इसमें जो प्राइमरी सोर्सेज का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है या एग्जाम्पल है वो है पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पीरियोडिकल्स, लेकिन सारे के सारे पीरियोडिकल्स प्राइमरी कैटेगरी में नहीं आते हैं। कुछ इसमें अलग कैटेगरी के पीरियोडिकल्स भी होते हैं, जैसे कि जो स्कॉलरली पीरियोडिकल्स हैं उनको तो प्राइमरी पीरियोडिकल्स की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कि नेचर का नाम आपने सुना होगा, या इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स है। इस तरह के जो कोर सब्जेक्ट रिलेटेड पीरियोडिकल्स हैं उनको स्कॉलरली पीरियोडिकल्स की श्रेणी में रखा जाता है और ये प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी कई सारी तरह के पीरियोडिकल्स होते हैं, जैसे कि ट्रेड एंड बिजनेस पीरियोडिकल्स, जिसका एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है केमिकल न्यूज़, जिसमें किसी एक ट्रेड या बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल में दी जाती है। इसके अलावा कुछ पॉपुलर पीरियोडिकल्स भी होते हैं, जैसे कि साइंस रिपोर्टर है। ये हमारा जो मास है, हमारे जो जनता हैं उनके बीच अत्यंत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए इस तरह के जो पीरियोडिकल्स हैं उनको पॉपुलर पीरियोडिकल्स कहा जाता है। इसके अलावा मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं और आजकल ई जर्नल्स भी आ गए हैं। इन सब के माध्यम से जो हमारी सूचना है वो हमारे लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो जो हमारे पीरियोडिकल्स हैं ये ना सिर्फ प्राइमरी सोर्सेज बल्कि और तरह के इंफॉर्मेशन को भी हमारे मासेस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेज की। अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज को फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो 3 तरह से डिवाइड हो सकते हैं, जिसमें कि पहला है इंडेक्स टाइप। इंडेक्स टाइप जो कहीं ना कहीं इंडेक्स से या इंडेक्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स एंड करंट अवेयरनेस सर्विसेज। इंडेक्सेस से हमारा तात्पर्य है अनुक्रमणिकाएं, जहां पर कीवर्ड के आधार पर उस सब्जेक्ट की सूचना को प्रदान किया जाता है। इसी कैटेगरी में बिब्लियोग्राफीज भी आती हैं। बिब्लियोग्राफीज को ग्रंथ सूची कहा जाता है।
ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है। बिब्लियोग्राफी में बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स दिए जाते हैं, किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसका ऑथर है, उसका टाइटल है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, पब्लिशर है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, एडिशन है, इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है जिससे कि उस डॉक्यूमेंट को आप आसानी से पहचान सकें। इसके अलावा इसी कैटेगरी में हमारे इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स भी आते हैं। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स में जो हमारे प्राइमरी पीरियोडिकल्स आ रहे हैं उनकी इंडेक्स या एब्स्ट्रैक्ट्स को कंसोलिडेट करके प्रदान किया जाता है। तो जो हमारे इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स हैं ये हमारी जो लाइब्रेरी की रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं उनमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके द्वारा ही हम अपने यूज़र्स को जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनकी तरफ डायरेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी तरह की करंट अवेयरनेस सर्विसेज भी लाइब्रेरी के द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिसमें न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस है या न्यूज़ डाइजेस्ट है, उनके द्वारा भी हम इस तरह की जो सर्विसेज है वो अपने यूज़र को प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं ये हमारे इंडेक्स टाइप में आएंगे और जो कि सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसके बाद हम इंडेक्स टाइप की बात करते हैं, जिसमें जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स। इसमें हम इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स के एग्जाम्पल लेते हैं। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स की कैटेगरी में जैसे कि इंडेक्स मेडिकल्स आता है। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स में एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जैसे कि हमारा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आता है। इसके बाद हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफीज़ की, यानी कि ग्रंथ सूचियों की। जो हमारी बिब्लियोग्राफीज़ हैं ये भी कई सारी तरह की बिब्लियोग्राफीज़ होती हैं, जैसे कि नेशनल बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी और सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी। अगर आपको लास्ट सेशन याद होगा तो उस सेशन में मैंने आपको नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताया था। नेशनल लाइब्रेरी हमारी राष्ट्रीय ग्रंथालय होता है जो हर नेशन में एक होती है। इस तरह की नेशनल लाइब्रेरीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल बिब्लियोग्राफी भी प्रकाशित करना है। नेशनल बिब्लियोग्राफी से हमारा तात्पर्य वो ग्रंथ सूची है जिसमें उस राष्ट्र से प्रकाशित सभी पब्लिकेशंस की एक लिस्ट प्रेजेंट की जाए। इसके अलावा ट्रेड बिब्लियोग्राफीज़ भी होती हैं। ये ट्रेड बिब्लियोग्राफीज़ हमारे पब्लिशर्स आदि के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। ये जो हमारी ट्रेड बिब्लियोग्राफीज़ हैं ये उस पर्टिकुलर पब्लिशर के सभी पब्लिकेशंस को बताने का कार्य करती हैं। एक सब्जेक्ट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज़ होती हैं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बुक्स या डॉक्यूमेंट्स उस ड्यूरेशन में प्रकाशित हुए हैं उनके बारे में बताने का कार्य सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज़ करती हैं। इनके एक एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि नेशनल बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, जो कि हमारी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी इंडियन बुक्स इन प्रिंट। सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी ऑन कंप्यूटर असिस्टेड बिब्लिकल एंड थियोलॉजिकल रिसर्च, जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट पर बेस्ड है। सेकेंडरी सोर्सेज में हम दूसरे टाइप की बात करते हैं जो कि है सर्वे टाइप। These publications survey the literature of a subject from various point of view and bring out another set of publications like books, textbooks, treatises, reviews, state of the art reports। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्सेज पर बेस्ड होते हैं। प्राइमरी सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके ये सेकेंडरी सोर्सेज में प्रेजेंट करते हैं। ये प्रेजेंटेशन का रूप कोई भी हो सकता है, ये बुक भी हो सकती है, ये टेक्स्ट बुक भी हो सकती है, ये ट्रीटाइजेस भी हो सकती हैं या ये रिव्यूज़ भी हो सकते हैं। और किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए ये उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट स्टेटस है, उसको बताने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं। जो तीसरा प्रकार है हमारा इसमें वो है रेफरेंस टाइप सेकेंडरी सोर्सेज का। इसमें आ जाते हैं हमारे इंसाइक्लोपीडियाज, डिक्शनरीज, बायोग्राफिकल सोर्सेज, जोग्राफिकल सोर्सेज, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज, ईयर बुक्स, एनुअल्स, डायरेक्टरीज आदि।
अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस सोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारे रेफरेंस सोर्सेज हैं ये लाइब्रेरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं कि जो हमारा लाइब्रेरी स्टाफ है या जो लाइब्रेरियन है उनको हर प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, लेकिन उनको वो सोर्सेज पता हैं जिनके आधार पर वो अपने यूज़र्स की डिफरेंट क्वेरीज़ को आंसर कर सकता है। और उन डिफरेंट क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए जिन सोर्सेज की ज़रूरत होती है उन सोर्सेज को हम रेफरेंस सोर्सेज कहते हैं। ये जो रेफरेंस सोर्सेज हैं ये लाइब्रेरी में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लाइब्रेरी में इनके लिए एक पूरा का पूरा सेक्शन होता है जिस सेक्शन में इन रेफरेंस सोर्सेज को रखा जाता है, जिसको कि हम रेफरेंस सेक्शन कहते हैं। रेफरेंस सेक्शन में ये रेफरेंस सोर्सेज रखे जाते हैं और इन रेफरेंस सोर्सेज का इतना अधिक महत्व होता है कि इन सोर्सेज को आप लाइब्रेरी में बैठकर ही कंसल्ट कर सकते हैं। इन सोर्सेज को आपको घर के लिए इशू नहीं किया जाता है। तो अब बात करते हैं रेफरेंस सोर्सेज की। सोर्स दैट इज़ नॉट रीड फ्रॉम कवर टू कवर, इट इज़ रेफर्ड फॉर यूज़ ओनली। आपसे मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, क्या आपने कभी किसी को देखा है कि कोई इंसाइक्लोपीडिया फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ रहा है, या फिर कोई डिक्शनरी को फ्रॉम फ्रंट पेज टू लास्ट पेज उसकी रीडिंग कर रहा है? हम सब का आंसर होगा नो। जो हमारे रेफरेंस सोर्सेज हैं वो पूरा थोरोली पढ़ने के लिए नहीं होते हैं। इन रेफरेंस सोर्सेज का कार्य ही यही है कि हमारे सामने एक क्वेरी आई, उस क्वेरी के आंसर के लिए हमने इन रेफरेंस सोर्सेज को कंसल्ट किया, उसके बाद इनको रख दिया। एग्जाम्पल यहाँ पर एक देना चाहूँगी, जैसे कि आपके पास एक वर्ड आता है, उस वर्ड का मीनिंग आप देखना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? डिक्शनरी उठाएंगे, डिक्शनरी में उस वर्ड का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद डिक्शनरी बंद करके रख देंगे। तो अब हम रेफरेंस सोर्सेज के बारे में देखते हैं। रेफरेंस सोर्सेज में यहाँ जो फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे वो है डिक्शनरीज़। डिक्शनरीज़, हमारी डिक्शनरी जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जिसमें जो पहला इसमें प्रकार है उनको जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज़ कहा जाता है। ये हमारी जो जनरल लैंग्वेज हैं उनसे संबंधित होती है। मतलब इन डिक्शनरीज़ में जो हमारे जनरल जितने भी वर्ड्स हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है मैरियम वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एक जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी है जिसमें कि सभी सामान्य शब्दों को स्थान दिया गया है। दूसरा जो डिक्शनरी का प्रकार यहाँ हो जाता है वो है सब्जेक्ट डिक्शनरीज़। जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है, ये डिक्शनरीज़ किसी ना किसी सब्जेक्ट से संबंधित होती हैं। ये एक विषय की डिक्शनरी होती है। ये किसी भी विषय की हो सकती है, लाइब्रेरी साइंस की हो सकती है, केमिस्ट्री की हो सकती है, या फिज़िक्स की हो सकती है। इस तरह की डिक्शनरी में उस विषय से संबंधित जो टर्म्स हैं उन्हीं को स्थान दिया जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा बहुत सारी डिक्शनरी हो सकती हैं जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हों। इसमें जो तीसरा हमारा प्रकार है वो है स्पेशल डिक्शनरीज़। जो हमारी स्पेशल डिक्शनरीज़ हैं वो किसी लैंग्वेज के किसी एक एस्पेक्ट से संबंधित होती हैं। जैसे कि ये प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी हो सकती हैं, ये ईडियम से रिलेटेड डिक्शनरी हो सकती हैं, ये फ्रेजेस से रिलेटेड डिक्शनरी हो सकती हैं, ये कोटेशन से रिलेटेड डिक्शनरी हो सकती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, कैम्ब्रिज ईडियम्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज फ्रेजल वर्ब डिक्शनरी, दी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस। इसके अलावा जो चौथा प्रकार है हमारी डिक्शनरीज़ का वो मल्टीलिंगुअल एंड बायलिंगुअल डिक्शनरीज़ हैं। ये दो भाषा में या दो से अधिक भाषाओं में होती हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक भाषा से दूसरी भाषा में इसमें ट्रांसलेट करके वर्ड्स दिए जाते हैं, मीनिंग्स दिए जाते हैं। ये दो भाषाओं में या उससे अधिक भाषाओं में भी हमें ट्रांसलेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड स्पेनिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड रशियन डिक्शनरी, मल्टीलिंगुअल बायोमेडिकल टेक्निकल डिक्शनरी, शब्दकोश
इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी हमारी 4 प्रकार की हो गई, जनरल डिक्शनरी, सब्जेक्ट डिक्शनरी, स्पेशल डिक्शनरी, मल्टीलिंगुअल एंड बायलिंगुअल डिक्शनरीज। इसके बाद हम बात करेंगे इंसाइक्लोपीडियाज़ की, जिसको हिंदी में विश्वकोश कहा जाता है। ये दीज इंसाइक्लोपीडियाज़ आर कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द रेफरेंस वर्क। जो हमारा रेफरेंस सेक्शन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंसाइक्लोपीडियाज़। इनको ज्ञान का भंडार कहा जाता है। इसमें बहुत सारी सूचना को समाहित किया जाता है। जो हमारे इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाकर देखिएगा तो ये 1, 2 या 3 वॉल्यूम से लेकर 30-32 वॉल्यूम तक में भी उपलब्ध हैं। ये जो हमारे इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं वो भी जनरल या सब्जेक्ट अनुसार हो सकते हैं। जनरल इंसाइक्लोपीडिया जिसमें कि सारा का सारा सामान्य जो सूचना है, जो ज्ञान है, वो दिया गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। दूसरा इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया, ये किसी एक विषय से संबंधित होगा, जैसे कि मैग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैग्रा-हिल कॉन्साइज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि ये किसी न किसी एक विषय से संबंधित है। सामान्य इंसाइक्लोपीडिया सारे विश्व की जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको समाहित करेगा। और जो हमारा सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडिया है वो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके यूज़र्स को प्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं रेडी रेफरेंस सोर्सेज की। इनको रेडी रेफरेंस सोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तुरंत हैंडी इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र्स को प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसमें कि पहला प्रकार आ जाता है ईयरबुक्स। ईयरबुक्स अर्थात वार्षिकी। नाम से ही पता चल रहा है ये वर्ष में एक बार प्रकाशित होती हैं और उस वर्ष की जितनी भी इम्पॉर्टेंट सूचना है वो सब इसमें कंपाइल कर प्रेजेंट की जाती है। ये सूचना उस वर्ष में घटी डिफरेंट घटनाओं पर आधारित हो सकती है। जो हमारी ईयरबुक्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हो सकती हैं, नेशनल लेवल की हो सकती हैं, और ईयर बुक्स भी सब्जेक्ट बेस्ड ईयर बुक्स होती हैं। इंटरनेशनल लेवल की अगर हम ईयर बुक की बात करें तो हमारी स्टेट्समैन ईयर बुक, ये उसका एक एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया गया है। नेशनल लेवल की ईयर बुक की बात करें तो इंडिया आ रेफरेंस एनुअल भी हमारी एक नेशनल लेवल की ईयर बुक है, जिसमें कि भारत में जो भी विगत वर्ष मुख्य घटनाएं हुई उनका ब्यौरा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हमारी सब्जेक्ट ईयर बुक है। जैसा कि आपने डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया के केस में देखा, वही बात हमारी ईयर बुक पर भी लागू होती है। जो हमारी ईयर बुक्स एक सब्जेक्ट से डील करेंगी उसको सब्जेक्ट ईयर बुक कहा जाएगा। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया ईयर बुक। तो जो एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे वो सब्जेक्ट ईयर बुक है, इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को प्रदान करे वो इंटरनेशनल ईयर बुक है, और नेशनल इन्फॉर्मेशन को प्रदान करे वो नेशनल ईयर बुक है। ईयर बुक्स के साथ इससे ही संबंधित एक और हमारे पब्लिकेशन हैं जो कि हमारे रेडी रेफरेंस सोर्सेज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हैं एल्मैनेक्स, जिनको पंचांग भी कहा जाता है। ईयर बुक्स में सिर्फ इम्पॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, लेकिन जो हमारे एल्मैनेक्स हैं, इन एल्मैनेक्स में कई सारी तरह की इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके प्रेजेंट किया जाता है। इन एल्मैनेक्स में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ये हमारे टैक्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अलग अलग एल्मैनेक में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है। इसमें आप एग्जाम्पल्स देखिएगा, यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, द वर्ल्ड एल्मैनेक एंड बुक्स ऑफ फैक्ट, द वर्ल्ड एल्मैनेक फॉर किड्स। इसके बाद रेडी रेफरेंस सोर्सेज की जो थर्ड कैटेगरी है वो है हैंडबुक्स एंड मैनुअल्स। A handbook is a manual or reference book providing specific information or instruction about a topic or a subject. Generally जो हमारी हैंडबुक्स हैं ये किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं और उस सब्जेक्ट के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको ये इस तरह की सूचना प्रदान करने का कार्य करती हैं। हैंडबुक हैंडी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ईजिली किसी कार्य को करने के बारे में हमें
इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जैसे कि एक सब्जेक्ट हैंडबुक का एग्जाम्पल दिया गया है, CRC हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। हैंडबुक हमारी जनरल भी हो सकती हैं, जिसमें किसी भी तरह का डेटा, फैक्ट्स या फिगर्स दी गई हों जो कि जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, जैसे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टरीज की। डायरेक्टरीज अर्थात निर्देशिकाएं। अ डायरेक्टरी इज अ बुक लिस्टिंग नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरी या कहिए वो डायरेक्टरी जिससे हम सब फैमिलियर हैं वो है टेलीफोन डायरेक्टरी। हम सब ने टेलीफोन डायरेक्टरीज देखी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया है MTNL दिल्ली डायरेक्टरी। ये टेलीफोन डायरेक्टरी है जिसमें कि उस एरिया में जितने भी लोगों के पास टेलीफोन है उनका जो इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। इसके अलावा डायरेक्टरीज का एक प्रकार टोपोग्राफिकल डायरेक्टरीज भी होता है। ये डायरेक्टरीज किसी स्थान या किसी स्थल के बारे में आपको सूचना प्रदान करती हैं, जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्टरी ऑफ सिटीज़, टाउन्स एंड रीजन इन इंडिया। डायरेक्टरीज का एक प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्टरीज भी हैं। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रदान करती हैं, जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, द यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एंड द यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक। इसके अलावा हमारी प्रोफेशनल डायरेक्टरीज भी होती हैं। ये किसी ना किसी प्रोफेशन से संबंधित लोगों के बारे में सूचना प्रदान करती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो ट्रांसलेटर्स की डायरेक्टरी है, जो हमें ट्रांसलेटर्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। इसके अलावा हमारी ट्रेड एंड बिजनेस डायरेक्टरीज भी हो सकती हैं, जो किसी ट्रेड या बिजनेस से संबंधित जो कंपनीज़ हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कोठारी इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं जोग्राफिकल सोर्सेज की। जोग्राफिकल सोर्सेज अर्थात भौगोलिक स्रोत, ये जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। कई सारी तरह के जोग्राफिकल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मैप्स हैं, एटलसेस हैं, ग्लोब्स हैं, गैजेटियर्स हैं या गाइड बुक्स हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैप्स के बारे में। मैप इज़ अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट, शोइंग कंट्रीज, सिटीज़, रिवर्स, लेक्स एंड माउंटेन्स। मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें किसी स्थान को दिखाया गया है, उसको मैप कहते हैं। इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस कहा जाता है। जो हमारे मैप हैं वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। जनरल रेफरेंस मैप्स, जिसमें किसी कंट्री, किसी सिटी, किसी डिस्ट्रिक्ट आदि के बारे में बताया जाता है। और ये हमारे जो मैप्स हैं वो थीमेटिक मैप्स भी होते हैं। थीमेटिक मीन्स किसी एक ना एक थीम पर आधारित, जैसे किसी भी कंट्री में कहाँ पर पेट्रोलियम उपलब्ध है या कहाँ पर माइंस उपलब्ध हैं या स्थित हैं, उनके बारे में जो मैप बताएंगे उनको थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जोग्राफिकल सोर्स है वो है एटलस। मैप इंडिविजुअल होता है जब इन्हीं मैप्स को हम कंपाइल कर देते हैं। ये कलेक्शन ऑफ मैप है, उसको कहा जाता है एटलस। एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है, द टाइम्स कॉम्प्रिहेंसिव एटलस ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से ग्लोब्स भी होते हैं। ग्लोब को अर्थ का राउंड रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। आपको याद होगा नेक्स्ट जो लास्ट सेशन था हमारा, उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया था। उसमें स्कूल लाइब्रेरीज़ के बारे में भी आपसे चर्चा की थी। तो जो हमारी स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं उनमें इस तरह के ग्लोब्स आदि रखे जाते हैं जिससे कि बच्चे इनका यूज़ कर सकें, उनके माध्यम से जो हमारी भौगोलिक सूचना है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, उसको प्राप्त कर सकें। इसके बाद हमारे गैजेटियर्स होते हैं। गैजेटियर्स ये एक तरह की जोग्राफिकल डिक्शनरी है जो कि कवरेज पर बेस्ड होती है। ये कवरेज इंटरनेशनल, नेशनल या लोकल हो सकती है।
इंटरनेशनल गैजेटियर में पूरे विश्व की सूचना दी जाएगी, नेशनल गैजेटियर में किसी एक पर्टिकुलर नेशन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और लोकल गैजेटियर में किसी सिटी टाउन आदि की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। इंटरनेशनल गैजेटियर जैसे मैरियम वेबस्टर्स ज्योग्राफिकल डिक्शनरी, नेशनल गैजेटियर में गैजेटियर ऑफ इंडिया द इंडियन यूनियन, लोकल गैजेटियर में हरियाणा डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर। इसके अलावा हमारी गाइड बुक्स भी होती हैं, इनको ट्रैवल गाइड्स भी कहा जाता है। गाइड बुक्स आर बेसिकली ट्रैवल गाइड्स और टूरिस्ट गाइड मेंट फॉर पीपल हु वांट टू विजिट वेरियस प्लेसेस। द मेन पर्पस ऑफ अ गाइड बुक इज टू गाइड द ट्रैवलर्स लाइक when to visit a particular place, how to reach, how to stay, what to see। तो ये हमारे जो टूरिस्ट हैं उनको हेल्प करती हैं, कब जाएं, कहाँ जाएं, क्या देखें, उस स्थान पर जाकर कहाँ ठहरें, इस तरह की सूचना हमारी जो ट्रैवल गाइड्स हैं उनमें दी जाती है। ये भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल सोर्स है जो हमारे टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर्डर्स इंडिया। अब हम बात करते हैं जो बायोग्राफिकल सोर्सेज की। जैसे कि जोग्राफिकल सोर्सेज जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, उसी तरह से जो हमारे बायोग्राफिकल सोर्सेज हैं वो किसी की जीवन परिचय को प्रदान करने का, बायोग्राफी को प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसलिए इनको जीवनी स्रोत या जीवनी चरित स्रोत भी कहा जाता है। इसमें किसी भी फेमस पर्सन के बायोग्राफिकल डिटेल्स को प्रदान किया जाता है और इसी तरह की जब कलेक्टिव बायोग्राफीज को एक साथ प्रदान किया जाता है तो उस सोर्स को बायोग्राफिकल डिक्शनरी कहते हैं। हमारे जो ये बायोग्राफिकल सोर्सेज हैं वो भी लेवल के अनुसार हो सकते हैं या विषय के अनुसार हो सकते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे हो सकते हैं, नेशनल लेवल पे हो सकते हैं और ये किसी सब्जेक्ट या स्पेशल पर्सन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि जो हमारा इंटरनेशनल बायोग्राफिकल सोर्स है जो जनरल है, जिसमें सभी फील्ड से रिलेटेड पर्सन्स की बायोग्राफी को सम्मिलित किया गया है, वो है हुज हु इन द वर्ल्ड। नेशनल लेवल का इसी तरह का बायोग्राफिकल सोर्स है इंडिया हुज हु। और इसी तरह के जो बायोग्राफिकल सोर्सेज हैं वो किसी स्पेशल या स्पेसिफिक सब्जेक्ट से संबंधित हो सकते हैं, इंटरनेशनल हुज हु इन पॉपुलर म्यूज़िक। तो इस तरह के जो बायोग्राफिकल सोर्स है उसमें जो म्यूजिशियंस हैं उनके बारे में या उनके बायोग्राफिकल डिटेल्स के बारे में चर्चा की गई है। इन बायोग्राफिकल सोर्सेज को हम एक तरह से और विभाजित कर सकते हैं। इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब करंट इन्फॉर्मेशन दी गई है या रेट्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन दी गई है। मतलब वो लोग जो अभी प्रेजेंट हैं उनके बारे में अगर सूचना दी गई है तो उसको हुज हु कहा जाता है। प्रेजेंटली जो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनकी बायोग्राफीज़ के कलेक्शन को हुज हु कहा जाता है। और वो लोग जो अब मौजूद नहीं हैं उनकी सूचना को अगर कलेक्ट करके, उनकी बायोग्राफीज़ को कलेक्ट करके प्रदान किया जा रहा है तो उनको हु वॉज हु कहा जाता है। ये हुज हु और हु वॉज हु करंट बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज और रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, ये दोनों ही इंटरनेशनल, नेशनल और सब्जेक्ट लेवल पर हो सकते हैं। करंट का एग्जाम्पल आपको दिया गया है हुज हु इन द वर्ल्ड और रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सोर्सेज का एग्जाम्पल है हु वॉज हु इन अमेरिका। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल सोर्सेज की। देखिए इनमें इंफॉर्मेशन तो दी जाती है लेकिन उसको स्टैटिस्टिकली प्रदान किया जाता है। जैसे कि आपको एक बहुत जनरल सा एग्जांपल बताऊं, आपने सेंसस रिपोर्ट देखी होगी जो कि हर 10 साल के बाद, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो वो क्या है, एक तरह का स्टैटिस्टिकल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स के माध्यम से सूचना को प्रदान किया जाता है। जो हमारे ये स्टैटिस्टिकल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं ये भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हो सकते हैं। नेशनल लेवल के स्टैटिस्टिकल सोर्सेज की बात करें तो एक किसी नेशन के फैक्ट्स एंड फिगर्स को इनमें प्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं मंथली एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सोर्सेज की बात करें तो इसमें यूनाइटेड नेशंस का जो हमारा स्टैटिस्टिकल ईयर बुक है
वो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सोर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज की, जो हमको लेटेस्ट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। इस तरह के करंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज में हमारे इंडेक्सेस टू न्यूज़पेपर्स आते हैं और न्यूज़ समरीज एंड न्यूज़ डाइजेस्ट आते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, दी टाइम्स इंडेक्स, ये एक तरह की इंडेक्स टू न्यूज़पेपर है जिसके माध्यम से आप डिफरेंट न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन को ईजिली सर्च कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ समरीज एंड न्यूज़ डाइजेस्ट भी प्रकाशित की जाती हैं, जैसे कि एशियन रिकॉर्डर है, एशियन न्यूज़ डाइजेस्ट है, कैसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है। इसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी सोर्सेज की। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसमें आपको प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बताया, सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में बताया, और हम अब आपसे डिस्कस करेंगे टर्शरी सोर्सेज के बारे में। जो हमारे ये टर्शरी सोर्सेज हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज पर बेस्ड होते हैं। इन टर्शरी सोर्सेज में जनरली जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करके प्रेजेंट किया जाता है। ये एक तरह से की तरह वर्क करते हैं। की तरह वर्क मीन्स इनका यूज़ करके आप सेकेंडरी या प्राइमरी सोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। अभी मैंने आपको बिब्लियोग्राफी के बारे में बताया था। बिब्लियोग्राफी इज़ अ लिस्ट ऑफ बुक्स, and when you compile a list of bibliographies that is known as bibliography of bibliographies। इसके साथ साथ गाइड टू लिटरेचर्स होती हैं। ये जो डिफरेंट टाइप की लिटरेचर प्रकाशित हुई है उसके बारे में कंसोलिडेटेड एंड कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन प्रदान करती हैं। तो जो हमारे टर्शरी सोर्सेज हैं ये एक तरह के रेफरल सोर्सेज हैं, अपने आप में कोई सूचना नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन जनरली हमारे सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज की तरफ हमें गाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इन सोर्सेज की ज़रूरत क्या है। देखिए, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के बाद इतनी सारी तरह की सूचना हमारे सामने प्रस्तुत है या उपलब्ध है हमको कि उस सूचना को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस इंफॉर्मेशन को हम सर्च कर पाएँ इसलिए डिफरेंट टाइप के सोर्सेज बनाए गए हैं, और ये लेवल वाइज आप सेकेंडरी सोर्सेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आप टर्शरी सोर्सेज के माध्यम से उनको सर्च कर सकते हैं। आप प्राइमरी सोर्सेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी सोर्सेज के माध्यम से उनको सर्च कर सकते हैं। इसलिए ये सुविधा के लिए डिफरेंट टाइप के सोर्सेज बनाए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वी आर इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। आज प्रिंट सोर्सेज के साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज भी हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी रेफरेंस सोर्सेज बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, डायरेक्टरीज, वो सब के सब अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी अवेलेबल हैं। तो ये जो हमारे फॉर्मेट चेंज हुआ है, इंफॉर्मेशन वही है जो कि प्राइमरी सोर्सेज में रहती है, वही इंफॉर्मेशन हमारी फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अर्लियर वो इंफॉर्मेशन प्रिंटेड फॉर्मेट में थी, बाद में वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके कई फ़ायदे भी हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन ईज़िली अपडेट हो जाती है, हम इस इंफॉर्मेशन को ईज़िली सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी इसको 24/7 सर्च किया जा सकता है, ईज़िली एक्सेस हो जाती है इंफॉर्मेशन, और इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना बहुत ईजी होता है। तो इस तरह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं वो हमको थोड़ा कन्वीनियंटली इस तरह की इंफॉर्मेशन को प्रदान करने का कार्य करते हैं। आप अगर चाहें तो इसको फुल टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, आप इसको चाहें तो जो बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस हैं उनके माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। फॉर्मेट भी बहुत सारे हैं, ये ऑडियो में भी उपलब्ध होते हैं, ये वीडियो में भी उपलब्ध होते हैं। तो जिस फॉर्मेट में जो भी आपका कन्वीनियंट फॉर्मेट है उसमें आप इन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इन सोर्सेज का कि बहुत सारे लोग एक ही समय पे इन सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी इन सोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। इनके जो
बैक वॉल्यूम्स हैं उनको ईज़िली आर्काइव किया जा सकता है और हम उनको ईज़िली कहीं से भी प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं या ई डिक्शनरीज़ हैं, वो हमारे प्रिंटेड सोर्सेज से ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि आप इनको अपने घर में भी बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मिसिंग इश्यूज़ का है या मिसिंग पेजेस का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में जो परेशानी आती थी, वो सब परेशानी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में नहीं आती हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ कमियां भी हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। हमारे पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी हम अपने इन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूज़र फ्रेंडली भी होने चाहिए, जिससे कि यूज़र्स इनमें से अपनी इंफॉर्मेशन को ईज़िली सर्च कर सके। इन ई पब्लिकेशंस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हमारी लाइब्रेरीज़ को करने होते हैं, जिन एग्रीमेंट्स को करने के लिए भी उन्हें ध्यान रखना होता है। इनमें दो तरह की एक्सेस होती है, एक परपेचुअल एक्सेस और एक जो प्रेजेंटली अवेलेबल है उनकी एक्सेस। तो परपेचुअल एक्सेस लेंगे या फिर सिर्फ करेंट डॉक्यूमेंट की एक्सेस लेंगे, लाइसेंस करते समय लाइब्रेरी को इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ यूज़र्स को जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं वो कंफर्टेबल इसलिए नहीं रखते हैं कि वो उनको कन्वीनियंटली यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़र टू यूज़र डिपेंडेंट होती हैं। बहुत से यूज़र्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहते हैं और बहुत से यूज़र्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहते हैं। तो फॉर्मेट कोई भी हो, ये इंफॉर्मेशन सोर्सेज हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। इसके बाद लास्ट में मैं थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये जो हमारे सोर्सेज हैं, ग्रेजुअली इनके जो पब्लिकेशन फॉर्मेट्स हैं वो चेंज होते गए। पहले आपने देखा कि बुक्स आर नॉट फॉर ऑल, क्योंकि वो लिमिटेड नंबर में प्रकाशित होती थी, बहुत कम पुस्तकें प्रकाशित होती थी। उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे हमारे बुक्स का नंबर बढ़ने लगा। बुक्स के बाद पीरियोडिकल्स हमारे सामने आ गए। उसके बाद एक फेज़ ऐसा आया जब पीरियोडिकल्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद आज हम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज की बात करते हैं। मास मीडिया भी हमारे सामने आ गया, जो कि हमें कई सारी तरह की इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। और आजकल हम अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारे सोर्स कोई भी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, इन सब का काम हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करना है। और लाइब्रेरीज़ इन सारी तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज का यूज़ करते हुए अपने यूज़र्स की जो डिफरेंट क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो आई होप you have enjoyed this session. Thank you.